वक्फ बिल पर सुनवाई टल गई है और वक्फ बिल पर सुनवाई टलने के बाद क्या ये कहा जाए कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला सुना सकता है, सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल पर बड़ा फैसला कर सकता है, आखिरकार क्यों ये सुनवाई टल गई? और सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिरकार पेच कहां फंसा। और जो सीजीआई जो संजीव खन्ना है, उन्होंने बी.आर. गवई की जो पीठ है उनको यह मामला सौंप दिया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और वक्फ बिल को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो खबर है कि बुधवार को अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई टल गई है। इसके साथ ही साथ सुनिएगा बड़े ध्यान से कि जो सीजीआई खन्ना है, मौजूदा समय के जो सीजीआई हैं, 13 तारीख को वो रिटायर भी होने वाले हैं। और आप इस बात को समझ रहे हैं कि 13 तारीख को वो रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले बी.आर. गवई जो कि 14 तारीख को नए सीजीआई का पदभार संभालेंगे। तो क्या आगे वो इस मामले की सुनवाई करेंगे? और वक्फ बिल पर सुनवाई टलने का क्या मतलब यही है कि सरकार ने बड़ा प्रेशर यहां पर बना दिया? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि वक्फ बिल मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई पहले हुई थी, उसमें जिस तरीके का जो फैसला लिया था सीजीआई खन्ना ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, और देखिए इसमें जो है जस्टिस विजय कुमार, के.आर. विश्वनाथन, ये जो 3 जज थे, और जो फैसला लिया गया था वो ये था कि जो सरकार है उसे बिल में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि जो 3 बिंदु थे जिन पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। पहला ये कि जो जमीनें हैं जिसे कलेक्ट्रेट के अधीन जो किया जा रहा था वो, और दूसरा कि जो वक्फ के पास संपत्ति है, जो पुरानी संपत्ति है, उसके पेपर कहां से दिखाए जाए, और एक ये कि वक्फ के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल करना। तो ये 3 बिंदु हैं जिस पर ऐतराज किया जा रहा था और इन्हीं में संशोधन की बात भी कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो सुनवाई फिर से होती है, सुनवाई टल जाती है और सुनवाई को टाल दिया गया है बुधवार तक के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब आने वाले समय में जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, जो नए सीजीआई बनेंगे 14 तारीख को, क्या अब वो उनकी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी? क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर बी.आर. गवई को जिस तरीके से जो ये वक्फ बिल का मामला है ये उन्हें हैंडओवर किया गया है, सौंपा गया है, तो ये बताता है कि क्या वाकई बी.आर. गवई को ये मामला सौंपना ये बताता है कि आने वाले समय में अब बी.आर. गवई ही इस मामले पर जो है वो सुनवाई करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार कौन है बी.आर. गवई, और आखिरकार जो नए सीजीआई बनने वाले हैं बी.आर. गवई, उन्होंने अभी तक उनका परफॉर्मेंस रहा है और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले जिस पर फैसले सुनाए भी हैं। ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई होंगे। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेज दी है। कानून मंत्रालय ने परंपरा के अनुसार मौजूदा सीजीआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी थी। इसके जवाब में सीजीआई खन्ना ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम आगे बढ़ाया। जस्टिस गवई की नियुक्ति कई मायनों में खास है क्योंकि वह देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस बी.आर. गवई अगले सीजीआई के रूप में पदभार संभालेंगे। जस्टिस गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनको 24 मई
2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक होगा और वह 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में पूर्व महाधिवक्ता और हाई कोर्ट के जज बैरिस्टर राजा एस भोसले के साथ 1987 तक का कार्य किया। इसके बाद 1987 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। जस्टिस गवई 1990 के बाद मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में प्रैक्टिस उन्होंने की। फिर नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए भी स्थायी वकील रहे। इसके अलावा उन्होंने सीकॉम, DCVL जैसे विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं, निगमों और विदर्भ क्षेत्र की कई नगर परिषदों के लिए नियमित रूप से पैरवी की। जस्टिस गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी अभिभाषक और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए। 17 जनवरी 2000 को BR गवई नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी अभिभाषक और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए। 14 नवंबर 2003 को वे बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने मुंबई मुख्य पीठ सहित नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच पर विभिन्न प्रकार के मामलों की अध्यक्षता की। 24 मई 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट में कई संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाए। जस्टिस गवई 5 जजों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। 5 जजों की एक अन्य संविधान पीठ ने राजनीतिक वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। जस्टिस गवई भी इस पीठ में शामिल थे। अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस BR गवई, जिन्होंने ये तक भी जो है फैसला लिया था जिसमें देखा जा रहा था कि गवई उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो वन्य जीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मामलों की जो सुनवाई है उसका भी वो हिस्सा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल में बिल के अंदर जो संशोधन करने की बात कही जा रही थी, या जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की नाराजगी थी कि जो इसमें जो सरकार ने ये जो बिल लेकर आई है, इसमें कहीं ना कहीं जानबूझकर जो वक्फ की संपत्ति है उसको हड़पना और जानबूझकर वक्फ की संपत्ति को अपने कब्जे में करना, ये सरकार की कहीं ना कहीं एक नीति है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ जो है वो बोर्ड की है। रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की मानी जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर वक्फ बिल पर जो सुनवाई, देखिए अपने रिटायरमेंट से पहले CGI खन्ना अगर अपने रिटायरमेंट से पहले सुनवाई कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यहां तक भी चल रहा था कि क्या सरकार को ये बिल वापस भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वक्फ बिल को लेकर हुई, उसके बाद में देखा जाता है कि किस तरीके से जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े जो पदों पर बैठे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, जजों पर सवाल उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा था कि जो स्थिति थी वो ये बता रही थी कि क्या
कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना, क्या ये ठीक है? हालांकि इसमें देखा यह भी गया कि जो निशिकांत दुबे हैं, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके की जो है पूरी मर्यादा को लांघा, निशिकांत दुबे मर्यादा को लांघते तो नजर आए। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो स्थिति बनी थी वो भी साफ तौर पर देखी जाने लगी कि क्या गुजरात लॉबी जिस तरीके से छटपटा गई थी, या गुजरात लॉबी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या वाकई जो न्यायपालिका है उसको दबाने का काम किया गया, क्या न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उसको कम करने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं जो सुनवाई वक्फ बिल की जो है वो जो टल गई है। और दूसरी तरफ हम यहाँ जो स्थिति इस वक्त देख रहे हैं वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या एक जो बड़ा झटका है वो वक्फ बोर्ड को लगा है, और क्या वाकई अगर जस्टिस जो BR गवई हैं उनको जिस तरीके से ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता भी चुका हूं कि 14 तारीख को वो नए CGI का जो पद है, पदभार संभालेंगे भी, तो क्या बड़ी राहत मिल सकती है वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को? क्योंकि देखिए, BR गवई की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो उन्होंने नोटबंदी जैसा फैसला जो सरकार ने लिया था उस फैसले को सही उन्होंने बताया था। और BR गवई को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो जो मौजूदा समय की सरकार है उस सरकार के कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो सरकार को का पक्ष भी कर सके। हालांकि इसमें मैं सॉलिसिटर मेहता की तरफ भी बात करना चाहूंगा, जो सत्ता पक्ष की तरफ से इस मामले की जो है वो केस लड़ रहे थे। और सीधे तौर पर देखिए, सॉलिसिटर जो मेहता है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है सरकार का, सरकार के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, अमित शाह के साथ में। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जो सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे, जो सॉलिसिटर मेहता हैं, आखिरकार उन्होंने अब तक कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो सरकार के लिए लड़े हैं, और उनका किस तरीके से जो बड़े बीजेपी के चेहरे, चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके कितने वो करीब माने जाते हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। सॉलिसिटर तुषार मेहता सरकारी वकील हैं और कई मामलों में वो बड़े फैसले में रह चुके हैं। जीते गए प्रमुख मामले धारा 370। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाली संविधान की धारा 370 को समाप्त कर दिया था। तुषार मेहता ने इस निर्णय का बचाव सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में किया। न्यायालय का निर्णय 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया, जिसे तुषार मेहता ने हिमालयन संवैधानिक गलती की सुधार के रूप में वर्णित किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में अभियोजन की प्रक्रिया, तुषार मेहता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। न्यायालय का निर्णय, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि इस मामले में कई आरोपी बरी हो गए थे। हारे गए प्रमुख मामले। समलैंगिक विवाह को भारतीय विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता देने की याचिका, इसमें भी सॉलिसिटर मेहता रहे, लेकिन ये मामला वे हारे थे। तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष इसमें प्रस्तुत किया था। न्यायालय का निर्णय 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि यह संसद का कार्य क्षेत्र है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि बुधवार को जो सुनवाई इस पर होनी है, क्या सुनवाई होगी या फिर से मामला आगे टल जाएगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।